यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग नहीं है तो वो बहुत सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है। तो अब उसको संघर्ष क्या है? 2 वक्त की रोटी कमाने का संघर्ष है। तो संघर्ष राजयोग वाले व्यक्ति की कुंडली में, क्योंकि वो बड़ी चीज को पाने की चाहत रख रहा है, वो चाहत वो राजयोग से डेवलप करा रहे हैं। तो जहां भी बड़ी चीज की बात होगी वहां संघर्ष भी बड़ा ही देखने में आएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 142 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, ज्योतिषीय उपायों से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वार्षिक राशिफल कैसा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उस प्लेलिस्ट को अवश्य ही जाकर के चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपका ये वर्ष और बेहतरीन बन सके, इस विषय में भी जानकारी उस प्लेलिस्ट में दी गई है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये बीना शर्मा जी का है। इन्होंने लिखा है कि आचार्य जी कृपया बताएं, शनि, गुरु और मंगल की दृष्टि से केवल लग्न कुंडली में प्रभावित होती है या नवमांश कुंडली में भी इनकी दृष्टिकोण का प्रभाव होता है? देखिए, प्रश्न थोड़ा सा आपने अटपटा से लिख दिया है। इनका ये कहने का मतलब है कि जो शनि, गुरु और मंगल की दृष्टि होती है वो जन्म कुंडली में जिस तरह से मान्य होती है, क्या उसी तरह से इन दृष्टियों का प्रभाव या इन ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव नवमांश कुंडली में भी पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो देखिए, सबसे पहले तो शनि के पास में तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है, मंगल के पास में चौथी, सातवीं और 8वीं दृष्टि होती है, और गुरु के पास में 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। अब यदि हम जन्म कुंडली में इनके प्रभावों के विषय में चर्चा करते हैं, तो शनि जहां भी बैठते हैं वहां से तीसरे भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं, 7वें भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं और 10वें भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, अर्थात जिस भी भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित चीजें, जिन भी चीजों का विचार उस भाव से किया जाता है, जिस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, उस भाव से संबंधित चीजों से जातकों को दूर होना पड़ सकता है। अभी डिपेंड करता है कि उस भाव का भावाधिपति कैसा है और अन्य चीजें, ये इस तरह से देखते हैं। गुरु की दृष्टि अमृतमयी होती है। गुरु जहां बैठते हैं वहां से 5th, 7th और 9th हाउस को देखते हैं। तो गुरु की दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित संपूर्ण परिणाम जातकों को देखने में मिलता है और शुभ प्रभाव देखने में मिलता है। मंगल की दृष्टि भी जो है वो कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक तो नहीं मानी जाती, परंतु एक पॉजिटिवनेस वाली दृष्टि कही जाती है या एक आधिपत्य की चाहत रखने वाली दृष्टि कही जाती है कि मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथे, 7वें और 8वें भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं। तो जिस भी भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी उस भाव से जिन रिश्तों का विचार किया जाएगा उन रिश्तों को लेकर के जातक थोड़ा पॉजिटिव होगा। भाव से संबंधित जिन भौतिक चीजों का विचार किया जाएगा उन भौतिक चीजों को लेकर के भी जातक एक आधिपत्य की भावना रखने वाला या उस चीज पर अपना पूर्ण अधिकार जमाने वाला हो सकता है। अब यदि हम इसको नवमांश में लगाते हैं तो नवमांश में भी ग्रहों की दृष्टि देखी जाएगी, बिल्कुल जिस तरह से जन्मांश में देखी जाती उसी तरह से नवमांश में भी ग्रहों की दृष्टि को देखना होगा। परंतु नवमांश कुंडली एक्चुअल में क्या है, यह आपकी मैरिड लाइफ को और बृहद रूप से प्रदर्शित करती है। तो कहीं ना कहीं नवमांश कुंडली का हर एक भाव आपके जीवन साथी को, आपकी मैरिड लाइफ को प्रॉपरली प्रदर्शित करेगा। तो कहीं ना कहीं जब आप इन ग्रहों की दृष्टि का विचार नवमांश में करेंगे तो प्रभाव तो जो जन्मांक में देखने में आ रहा है वो आएगा ही आएगा, परंतु उसको कहीं ना कहीं जोड़ करके आपको मैरिड लाइफ से भी देखना होगा। तो ठीक जिस तरह से जन्मांक में ग्रहों की दृष्टि होती है उसी तरह से नवमांश में भी ग्रहों की दृष्टि को देखना होता है।
आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न जो है ये मेघा राठौर जी हैं, इन्होंने लिखा है कि कुंडली के दोष को लग्न कुंडली से देखें या चलित कुंडली से। हाँ, देखिए ये बहुत बार-बार प्रश्न आ रहा है चलित कुंडली से संबंधित और लगभग सभी प्रश्न एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कुछ शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बताया हुआ है और दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य पुराने एपिसोड्स देखिए। अभी हम 142 एपिसोड्स बना रहे हैं। तो इसके पहले 141 एपिसोड्स बन चुके हैं, तो लगभग बहुत सारे ज्योतिषीय प्रश्नों के उत्तर मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी दर्शकों तक पहुंचाए हैं, तो आप उसको जरा देखिए। फिर भी जब आपका प्रश्न जो है कि दोष को लग्न कुंडली से देखें या चलित कुंडली से, सबसे पहले तो लग्न कुंडली को ही आपको देखना होगा कि वो दुर्योग बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, और एक होता है कि उस दुर्योग का प्रभाव मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा और राहु की युति बनी हुई है, तो ये चंद्र ग्रहण दोष है। जातक कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में मानसिक रूप से अशांत रहेगा, जातक की माता को कष्ट हो सकता है। परंतु जब आप चलित कुंडली जाकर के देखते हैं तो वहां पर चंद्रमा और राहु अलग अलग भावों का फल दे रहे हैं। जैसे चंद्रमा चौथे घर का फल दे रहे हैं, राहु वही पंचम स्थान का ही फल दे रहे हैं। या फिर इसका वाइस वर्सा आप ले सकते हैं, मतलब जो चंद्र राहु की युति आपको जन्मांक में दिख रही थी वो चलित कुंडली में नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर ये दुर्योग चंद्र ग्रहण दुर्योग मान्य होगा, परंतु जो उसका प्रभाव है मानसिक अशांति, बड़ी परेशानी, वो देखने में जातकों को नहीं मिलेगी या बहुत कम मात्रा में देखने में मिलेगी। मतलब योग या दुर्योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसको आप लग्न कुंडली में ही देखिए। परंतु उस योग या दुर्योग का कितना प्रभाव जातक के ऊपर आ रहा है और किस भाव पर आ रहा है, इस बात को जानने के लिए आपको चलित कुंडली का अध्ययन करना होगा। कई केसेस में देखने में आता है कि जैसे अभी कल की ही बात है, मैं किसी जन्म कुंडली को देख रहा था, उस जातिका की कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु थे और तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे थे। परंतु जब चलित कुंडली को जाकर के देखा तो थर्ड या फोर्थ हाउस में किसी एक घर में चंद्रमा और राहु की युति बन रही थी, जहां तक थर्ड हाउस में। तो चलित कुंडली में जन्मांक में तो देखने में नहीं आ रहा है कि चंद्र ग्रहण दोष है, परंतु चंद्र ग्रहण दोष का उसको फल मिल रहा है। अब नॉर्मल सी बात है कि जन्मांक में जब चौथे में राहु है तो जातक मानसिक रूप से अशांत होगा। चलित कुंडली में चंद्र राहु की युति बन जाने के चलते मानसिक अशांति बढ़ चढ़ करके देखने में उसको मिल रही होगी, तो इस तरह से उसको देखना होगा। और अगला प्रश्न जो है ये है कोमल को यादें, इन्होंने लिखा है कि बुध राहु की युति दूसरे घर में है तो क्या किया जाए। देखिए बुध और राहु की युति यदि द्वितीय भाव में है तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, यही आपके लिए जीवन पर्यंत का उपाय है। देखिए क्या है ना कि द्वितीय भाव में राहु का होना, सबसे पहले तो जब राहु द्वितीय भाव में जाता है तो धन के दृष्टिकोण से तो उसको अच्छा माना जाता है, परंतु कुटुंबीजनों के साथ में विवाद हो जाता है, आपकी वाणी थोड़ी कड़वी हो जाती है या द्विअर्थी आप बोलने लगते हैं, जैसे डबल मीनिंग बातें करना। और बुध वाणी के कारक है, वो भी द्वितीय भाव में जाकर के राहु से युत होगा तो जड़ दोष भी यहाँ पर बन रहा है। अब ये कहीं ना कहीं आपके कुटुंबीजनों के साथ में आपके संबंध को बिगाड़ेगा, आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके रिश्ते खराब होंगे, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। द्वितीय भाव में यदि बुध और राहु की युति हो तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में परेशानियां उसकी वाणी और उसकी वाणी की कड़वाहट की वजह से या उसकी वाणी के द्विअर्थी होने के चलते आ जाती है। इसके साथ ही साथ में जब भी आप किसी को दुआ देते हैं या बददुआ देते हैं तो बहुत सोच समझ करके आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण ही रखना चाहिए। व्यर्थ की बातें बोलना, व्यर्थ की बकबक करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो कहीं न कहीं इसका दुष्परिणाम आपको देखने में अवश्य ही इस जीवन काल में ही मिल जाएगा। और अगला प्रश्न जो है ये है साहू, तो नाम कुछ भी नहीं लिखा, तो साहू जी हैं, ये कुंडली में राजयोग होने के बावजूद जीवन संघर्षपूर्ण क्यों होता है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या है कि जब कुंडली में राजयोग होते हैं ना, तो वो राजयोग, अब चलो कंट्रोवर्सी को खत्म कर देते हैं। यदि सूर्य मंगल शनि या राहु के द्वारा बन रहे हैं, जैसे दशम में राहु राजयोग बना रहे हैं, ठीक है, दशम में मंगल राजयोग बना रहे हैं, दशम में सूर्य राजयोग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये राजयोग है, इसका प्रभाव जातक को देखने में मिलेगा। अग्नि तत्व की राशियां या अग्नि तत्व के ग्रह राजयोग बना रही हैं, तो जातक को उसका प्रभाव देखने में मिलेगा, परंतु वो प्रभाव तब दृष्टिगोचर हुआ जब जातक संघर्ष करता है, जब जातक उस चीज को पाने के लिए प्रयत्न करता है। उदाहरण के तौर पर मान के चलिए कि किसी के दशम भाव में राहु बैठे हैं। अब दशम भावस्थ राहु जातकों को राजनीति के क्षेत्र में अच्छी सफलता देते हैं, परंतु राजनीति के क्षेत्र में सफल होने के लिए एट द एज ऑफ 50s या 60s यदि आपको राजनीति के क्षेत्र में सफल होना है तो जो 20s की एज से जो संघर्ष होगा वो 50s की एज तक जाएगा। तो वो राजयोग आपको दिख रहा है, परंतु उसके पीछे का जो संघर्ष है वो राजयोग ही करा रहा है, क्योंकि उसको वो चीज आपको आगे जाकर के देनी है। पर वहीं पर यदि मान के चलें कि गुरु या बुध या किसी अन्य ग्रह से वो राजयोग बन रहा है जहां पर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी
पिछली पीढ़ी, आपके पिता, आपके दादा ने एक वो चीज़ें बना करके रखी हों, जिसकी या एक गद्दी तैयार करके रखी हो, आप सीधे-सीधे आकर के उस गद्दी पे बैठ सकते हैं। परंतु सूर्य, मंगल, राहु ये कर्म प्रधान प्लैनेट्स में आते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए और उस चीज़ की प्राप्ति के लिए जिस चीज़ की प्राप्ति वो ग्रह राजयोग बना करके आपको देना चाहता है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। एक सूत्र मैंने बताया था, मंगल से जोड़ करके उसको बताया था कि मंगल यदि अग्नि तत्व की राशि में, स्वराशि के या उच्च राशि में बैठ करके केंद्र के कुछ भाव मैंने गिनवाए थे, शायद 5th हाउस, 1st हाउस, 10th हाउस, इन कुछ भावों को, नवम भाव, तो ये सूत्र मैंने बताया था कि इस भाव में यदि मंगल हो और बली हो और शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हो, तो ये जातक राजा होता है या राजा के समतुल्य होता है, परंतु राजा बनने से पहले उसको साम्राज्य का निर्माण करना होता है। तो जब साम्राज्य का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो होगा ही। तो जब राजयोग कुंडली में दिखाई देते हैं तो उस चीज की प्राप्ति के लिए जातक को संघर्ष तो करना ही पड़ता है। इसी वजह से जब आप कुछ कुंडलियों को देखते हैं, उसमें राजयोग होते हैं, बड़े बड़े राजयोग होते हैं, उसके बाद भी वो जातक आपको संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। परंतु वो जीवन के इनिशियल फेजेस में होता है, सफलता जीवन के किसी भी फेज में आ सकती है। अब ये निर्भर करता है दशाओं पर कि जो राजयोग बना रहे हैं जो ग्रह, उनकी दशा कब है या फिर सफलता किस समय पर उस जातक की कुंडली में प्रॉमिस हो रही है। अब एक बात ये भी आ जाती है कि सफलता के भी बहुत से मायने हैं। सफल होने के बाद भी जातक के जीवन में संघर्ष होता है। उदाहरण के तौर पर दशम में सूर्य राजयोग बना, दशम में मंगल से राजयोग बना, जातक आईएएस बन गया। आईएएस बनने के पहले का जब संघर्ष था तो उस संघर्ष में उसके पास इनकम जनरेट नहीं हो रही थी, पैसा नहीं आ रहा था, पढ़ाई ही उसके जीवन में एक संघर्ष थी। बट आईएएस बनने के बाद में उसकी इनकम होने लगी, परंतु अब दसों दिशाओं से उसके जीवन में संघर्ष आ गया। वर्कलोड है, प्रेशर है, सीनियर अथॉरिटीज का प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, बहुत से प्रेशर्स हो गए। तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो उस व्यक्ति के जीवन में भी है ना। मानसिक रूप से कितना अशांत है वो तो वही व्यक्ति बता सकता है आपको। तो संघर्ष राजयोग वाले व्यक्ति के साथ ही होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग नहीं है तो वो बहुत सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है, तो अब उसको संघर्ष क्या है? 2 वक्त की रोटी कमाने का संघर्ष है। तो संघर्ष राजयोग वाले व्यक्ति की कुंडली में, क्योंकि वो बड़ी चीज को पाने की चाहत रख रहा है, वो चाहत वो राजयोग से डेवलप करा रहे हैं, तो जहां भी बड़ी चीज की बात होगी वहां संघर्ष भी बड़ा ही देखने में आएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 142 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिए अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।